फ्रेंड्स एकेडमिक जोन वेलकम। फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें हम 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूजीसी नेट और एनटीए नेट इंग्लिश के लिए। टुडे थर्ड लेक्चर एंड बिफोर कमेंसिंग दिस लेक्चर आई वांट टू से you have to study some books, study material whatever you have in a strategic way. For example, now we are discussing English literature, for example. Along with that, you should start literary theory. You may go with M.H. Abraham. You may go with Indian writing in English. It means that we have to make a plan. Daily, we will study this portion. One lecture English literature. और मैं ये भी कहता हूँ कि जो लेक्चर हम यहाँ डिलीवर करते हैं उससे पहले किसी एक बुक से उस एरिया से गो थ्रू हो जाइए। कुछ वहां से गेन करेंगे, कुछ लेक्चर से गेन करेंगे, फिर उसके बाद गो थ्रू होंगे तो वो कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्वाइट क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर। इसके अलावा आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग, लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म, और फोर्थ में जो आपका नॉन ब्रिटिश लिटरेचर, इसमें क्या रहता है आपका ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये रहता है। तो वो स्ट्रेटजी आपने बना के चलनी पड़ेगी। उसके लिए भी मैंने बोला था यूट्यूब पे चैनल पे मैंने बुक्स भी डाल रखी हैं। यू कैन गो विद दोज बुक्स आल्सो। एक कोई अच्छा सा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ले लीजिए, एम.एच. अब्राहम का लिटरेरी टर्म्स का बुक है, इंडियन राइटिंग आप एम.के. नायक या एंगर का ले सकते हो, और थियरी उसके साथ। तो इस तरीके से प्लान करके चलना। तो फ्रेंड्स, हमने जो है शुरू में क्या पढ़ा, ओल्ड इंग्लिश पढ़ा, एंड आफ्टर ओल्ड इंग्लिश मिडल इंग्लिश, एंड वी डिस्कस्ड ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश एंड स्पेशली चौसर। When we discussed Chaucer, one poem that is Legend of Good Women, ठीक है, ये रह गया अभी चौसर का, बाकी ऑलमोस्ट हो गया था। तो लेजेंड ऑफ गुड वीमेन is an incomplete account. It is an incomplete account of good women. It is also written in dream convention, May morning, garden, falling asleep, then dream में होता, वो सारा का सारा रहेगा, you know very well. Dream convention it is. अब गुड वीमेन ये क्वेश्चन आ जाता कि कौन कौन से उसमें शामिल है। इसमें मीडिया, फिलोमेना, ल्यूक्रियस, ठीक है ना, ये सारा, और कई सारे और हैं, तो मेजर जो है यही है। तो इनके नाम आपने जो है लिख देने, ये लोगों का है। अब देखना हमने कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम, होता क्या है। द पोएट फॉल्स asleep, ठीक है। अब जो है देयर इज गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव एंड हिज क्वीन, ठीक है, एल्केस्टी। अब जो पोएट है, पोएट इज हैविंग सम हियरसीज अबाउट लव, एंड फॉर दैट दिस गॉड ऑफ लव रीअप्रोचेस हिम, ठीक है। बट ये जो इनका जो क्वीन है गॉड की, ये डिफेंड करती है पोएट को, ठीक है। तो पोएट को डिफेंड करती है। अब जो गॉड ऑफ लव है वो अपने क्वीन से बोलते हैं, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर एज अ लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, स्टोरी ऑफ गुड वीमेन, और वो सारा कुछ ये आपका बुक है, ड्रीम कन्वेंशन इट इज। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट अकाउंट है, इट इज अकाउंट ऑफ फेथफुल वीमेन, ठीक है, जिसमें आपका फिलोमेना है और आपका मीडिया है, तो ये ल्यूक्रियस है, ऑल दीज वीमेन हैव बीन मेंशन्ड इन दिस पोएम। एंड आफ्टर दैट अब हम कहां पर जा रहे हैं, चौसर के बाद। चौसर के बाद का यानी 1400 में मानते हैं चौसर की डेथ। अब ये जो बीच का पीरियड है थोड़ा सा,
यहाँ पर कोई खास प्रोडक्शन लिटरेचर का होता नहीं है, यू कैन कॉल देम डार्क एज व्हाटएवर यू कैन कॉल, लेकिन उस टाइम पे कुछ एक है इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए और उसको जरूर हम जो है करेंगे कोशिश। अलोंग विद दैट जो चौसर के कंटेम्परेरी थे दो बड़े नाम हैं, वन इज जॉन गोवर एंड सेकंड इज विलियम लैंगलैंड। इन दो पर हमने जरूर बताया। फर्स्ट इज जॉन गोवर। जॉन गोवर को चौसर बोलते हैं आर मोरल गोवर। आर मोरल गोवर, कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, हु कॉल्ड जॉन गोवर एज मोरल गोवर एंड द आंसर विल बी जोफ्री चौसर। अब जॉन गोवर जो है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है लिटरेचर में, दैट्स इंपॉर्टेंट। जॉन गोवर रोट इन 3 लैंग्वेजेस। वो कौन कौन सी हैं? फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश। और उनके जो 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं वो कौन कौन से हैं उनका? एक है जिसको और इसका जो फ्रेंच टाइटल है, फ्रेंच टाइटल इसका रहेगा आपका दिस इज द फ्रेंच टाइटल स्पेकुलम मेडिटेंटिस। देखिए यहां से जो गोवर से क्वेश्चन आता है वो पूछेगा, ये पॉइंट्स दे देगा और पूछेगा इनमें से फ्रेंच में कौन सा है, which poem is written in Latin, which poem is written in English, ये क्वेश्चन रहता है, ये आपने ध्यान रखना। The first one is Speculum Medentis or Mirror de Homme, it is written in French. This work is by John Gower, written in French. And second one is that is Vox Clementis. Vox Clementis, it is written in Latin. And second one is Confessio Amantis, that is written in English. Confessio Amantis, that is written in English. अब जो ये वाला है लास्ट वाला जो है, it is written in Dream Convention. It is written in Dream Convention. तो ये Dream Convention में लिखा गया है, that is very important. We are to find out which work is written in which language, that is very important. Such kind of questions we find so many times in UGC NET English. अब जो दूसरा लैटिन वाला है वोक्स क्लेमेंटिस, इसका जो थीम है दैट इज पीजेंट्स रिवोल्ट। वोक्स क्लेमेंटिस इट इज अबाउट पीजेंट रिवोल्ट, कन्फेसियो मेंटिस इट इज अ ड्रीम कन्वेंशन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और चौसर कॉल्ड हिम आर मोरल गोवर। तो जो गोवर हमारे हैं वहां से आपको ये 3-4 फैक्ट ध्यान रखने, यहीं से क्वेश्चन बनता है नेट से। तो इसके बाद जो सेकंड जो आपके कंटेम्परेरी हैं वो कौन है? लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड। दूसरे वाले कौन है? विलियम लैंगलैंड। और विलियम लैंगलैंड की बात करें तो उनका जो वर्क है वो है पियर्स फ्लोमैन। देखिए इसका जो ऑथरशिप है कभी कभी अनसर्टेन मानते हैं, बट स्टिल इट इज एट्रिब्यूटेड टू विलियम लैंगलैंड। पियर्स फ्लोमैन ये किसको जाता है? ये विलियम लैंगलैंड को जाता है। अब इसमें क्या है? इसमें देखिए ये भी एक ड्रीम कन्वेंशन है। पोएट जो है falls asleep and then he saw so many peasants are there, plowmen are there,
ऑल दीज पीपल आर देयर। और जो है एक साथ में जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रुप ऑफ माइस एंड रैट्स। और जो ये रैट्स हैं दे आर प्लानिंग देयर इज अ कैट टू बेल द कैट। और जैसे बट प्रॉब्लम उनके पास क्या है, जैसे कि एक प्रोवर्ब भी बन गया, हु विल बेल द कैट। ये जो चीज है ये हमें कहां मिलती है, दैट इज फाउंड इन पियर्स फ्लोमैन A Dream Convention. It is the poem is written in Dream Convention, written by William Langland. William Langland was the contemporary of Geoffrey Chaucer. तो ये जो है आपने यहाँ से चीज ध्यान रखनी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, it is written in passages. अब ये एक नई चीज है। वैसे ये क्या है कि आप कह सकते हो स्टैंजा, आप कह सकते हो या पार्ट कह सकते हो, पार्ट्स। एंड दीज पार्ट्स उनको क्या मेंशन किया है लैंगलैंड ने, दैट इज पैसेज। इट इज रिटन इन पैसेज, ड्रीम कन्वेंशन, ओके, वेयर pigeons, flowmen are there, one group of mice and rats, or rats they are planning to bell the cat, but the question is who will bell the cat। तो वो सारी चीजें, और फिर बीच से ही फिर जो है पॉइंट को वो आंखें खुल जाती हैं, और वो चीज जो है जैसे कि अब्रप्टली पॉइंट एंड्स, जैसा कि हर किसी ड्रीम कन्वेंशन पोएम में है। अब इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है, तो चौसर का टाइम हो गया है। अब चौसर के बाद मैंने बोला कि पोज आता है। पोज इट डजंट मीन दैट कि नो वर्क वाज रिटन ओवर ड्यूरिंग दैट टाइम, नथिंग हैपेंड, नो, बट कोई माइलस्टोन नहीं हुआ, कोई बड़ा वर्क नहीं हुआ। जैसे चौसर, लैंगलैंड और जो है गोवर रहे, तो इस टाइप का कोई जो है बड़ा कद नहीं हुआ है। अब इसके बाद जो है कुछ और पोएम्स हैं इस बीच वाले पीरियड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फ्लावर एंड द लीफ। दिस पोएम इज देयर, द फ्लावर एंड द लीफ, दिस पोएम इज देयर, और इसका जो ऑथरशिप है दैट इज अननोन। ठीक है, द कुकू एंड द नाइटिंगेल, द कुकू एंड द नाइटिंगेल, ये वाला जो है। इसके बाद जो है द असेंबली ऑफ लेडीज, ये सारी चीज, लेकिन ऑथर का जो है वो अननोन है, अनोनिमस है, हमें नहीं मालूम है। अब इसके बाद दो जो हैं नाम जिनको लिया जा सकता है यहाँ पर, वो है आपके एक तो है थॉमस लिजेट, थॉमस ओकली, इन दो नामों को यहाँ पर हमने लिखा जा सकता है, इन दो नामों को लिया जा सकता है। और दे आर नोन एज इंग्लिश चौसर, इंग्लिश चौसरियन। उसके बाद स्कॉटिश चौसरियन है जो ज्यादा फेमस हुए हैं। इंग्लिश चौसरियन की बात करें तो ये दो नाम वहां पर रहते हैं। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन इतना ज्यादा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी मस्ट नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आफ्टर चौसर, and now we are waiting for Spencer. After that, the next milestone that will be established by Edmund Spencer, especially fairy queen. उसके बीच का जो पोर्शन है वो हमने देखना कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको किस तरीके से करें। अब लिजेट की बात करें तो इनका जो वर्क है दैट इज वेरी पॉपुलर और फेमस, यू कैन कॉल द फॉल ऑफ प्रिंसेस। This work, this is noteworthy. इसको जो हम मेंशन कर सकते हैं, it is a tragedy। और जब शेक्सपियर लिखते हैं, शेक्सपियर अपना बुक लिखते हैं रिचर्ड थर्ड जो ट्रेजेडी है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वर्क द फॉल ऑफ प्रिंसेस बाय थॉमस लिजेट। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द कोर्ट ऑफ सेपियंस,
इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, या आप कह सकते हो वर्क मेंशन। और इसका जो है ऑथर जो है ये अनोनिमस है, या सम टाइम इसको स्टीफन हो, इसके क्रेडिट में भी इसको देते हैं, इसके अकाउंट में डालते हैं। और बट इट इज स्टिल अनसर्टेन कि हु द रियल ऑथर ऑफ दिस बुक वाज। तो पहले वाला थॉमस डिजिट, दूसरे वाला स्टीफन होज को कभी कभी जो है हम इसको एट्रीब्यूट करते हैं। और इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स। उस टाइम पे क्या होता है, अभी हम इसमें हैं 15th सेंचुरी में। एक तो जो सबसे बड़ा है दैट इज प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुटेनबर्ग इन जर्मनी, लेकिन इंग्लैंड में उसको लाने का जो क्रेडिट जाता है दैट इज कैक्सटर। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है इन 1476। ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार आया है। हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, दैट इज कैक्सटर, विलियम कैक्सटर। और दूसरा जो है ईयर पूछ लेता दैट इज 1476। और जो पहला बुक पब्लिश हुआ दैट इज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ये फर्स्ट बुक पब्लिश्ड इन इंग्लिश, तो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है दैट इज वॉर ऑफ रोजेज, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वॉर ऑफ रोजेज, और इसका टाइम रहा है हमारा 1455 टू 87। 1455 टू, और इस टाइम पे ये भी एंड हो जाते हैं वॉर ऑफ रोजेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो वॉर ऑफ रोजेज है उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट होता है ट्यूडर मोनार्की का। इंग्लैंड पे जो नया डायनेस्टी आता है दैट इज ट्यूडर मोनार्की इस्टैब्लिश्ड। ठीक है, दैट इज आल्सो अ मेजर इवेंट ऑफ दैट टाइम। अब ये जो होता है दैट इज इस्टैब्लिश्ड इन 1485। यहां से ट्यूडर डायनेस्टी जो है वो हो जाता है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है बुक इस टाइम का दैट इज पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर। पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर, पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर इस टाइम की यदि हम बात करें, और ये भी बुक इसका स्टीफन होज का है, और माना जाता है कि ये 1506 में लिखा है स्टीफन होज, 1506। ठीक है, तो ये बुक भी जो है वर्थ मेंशन है यहाँ पर। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको हेनरी VIII को डेडिकेट किया गया। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, डेडिकेटेड टू हेनरी VIII, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने 7th हेनरी 7th को डेडिकेट किया जाता है। अब इसके बाद जो दो तीन बड़े नाम हैं उनमें अभी पोइट्री की बात कर रहे हैं हम, जो नया ट्रेंड जो शुरू हो रहा था कि जॉन स्केलेटन। जॉन स्केलेटन, और उनको बोला जाता है स्केलेटोनिक वार्स। उसके बाद ये टर्म भी जो है ये देखे जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में स्केलेटोनिक वार्स। अब जो स्केलेटोनिक वार्स है ये क्या है, 2 बीट का वार्स रहता है, और इसको बोलते हैं 2 बीट लाइन वार्स। पता होना चाहिए ये जो स्केलेटोनिक वार्स है वो क्या है। तो इसके जो है इंपॉर्टेंट बुक क्या है वो हमने देखना है। एक तो इसका कोलिन क्लाउड, जॉन स्केलेटन का जो इंपॉर्टेंट वर्क है
स्काइलोनिक हमने को देखना है, लाइंस उसका ध्यान रखना है। और इसके बाद जो इनका है, जिसको हम मेंशन कर सकते हैं, वाई ये नोट कम टू कोर्ट, इसको भी मेंशन हम कर सकते हैं यदि बात स्केलेटन की करें तो। और उसके बाद जो है द लॉस ऑफ फिलिप स्पैरो, इसमें क्या है, ये गर्ल है, उसका पेट ये स्पैरो है, वो गुम हो जाता है। लॉस ऑफ द पेट ऑफ अ गर्ल इज द थीम ऑफ दिस पोएम, द लॉस ऑफ फिलिप स्पैरो। तो ये एक जो है वाक्य है। हम जो है ये बीच का पढ़ के हम इस साइड जा रहे हैं, हम रेनेसां की तरफ जा रहे हैं। ये बीच वाला पोर्शन, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते वी मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स। अब इसके बाद जो है जो इंपॉर्टेंट आता है चीज इस एज का, वो है मोर्टी डी आर्थर। थॉमस मैलरी, इनका लिखा हुआ है, पब्लिश्ड इन 1485। ये वो बुक है जिसमें से क्वेश्चन आता है। इस बुक को स्टडी, मतलब बुक को स्टडी करने का मतलब क्या है, मैं ये मेंशन करूंगा द वर्क दैट इज इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट यू शुड गो थ्रू द समरी ऑफ दैट बुक। यू कैन गो थ्रू द समरी फ्रॉम स्पार्क नोट्स, क्लिफ नोट्स, शॉम। ये these three options are there on internet। आप स्पार्क नोट से समरी पढ़ सकते हो, क्लिफ नोट से पढ़ सकते हो, और ये आप जो है उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन एक बार देख लेना चाहिए ये है क्या। अब देखिए ये क्या है, अलिटरेटिव रोमांस है। ये अलिटरेटिव का क्या है, जो एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन थे वहां पर अलिटरेटिव रहता था, बट आफ्टर द अराइवल ऑफ द नॉर्मन्स मींस फ्रेंच इन्फ्लुएंस, देन राइम यूज होने लगी थी, वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, बट इट वाज रिटन इन 1485, रिटन इन अलिटरेटिव। ठीक है, अलिटरेटिव मैनर में इसको लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। अब जो थॉमस मैलरी का है, इसको कैक्सटन ने जो टाइटल दिया था, कैक्सटन कौन है, इसकी पब्लिशर मोर्टी डी आर्थर है, और उनका है मोर्टी आर्थर सॉन्स कॉटन। ये जो टाइटल है इट वाज गिवन बाय विलियम कैक्सटन, द पब्लिशर ऑफ दिस वर्क। ये भी हमने याद रखना है। इसके बाद इसका थोड़ा सा एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये क्या बताता है इस बुक में। जो आर्थर है, आर्थर्स विक्ट्री ओवर वैलिंग, ये किसके ऊपर विक्ट्री का उसमें जो है रहता है, गवेन ये है। और इसके बाद एक दो नाम और इसमें है, इनके ऊपर ये विक्ट्री का जो है वो स्टोरी थीम इसका रहता है। आर्थर स्टोरीज, आर्थर रोमांस, दे वर वेरी पॉपुलर, यू नो, होली ग्रेल, और वो जो है हमारा नाइट्स ऑफ द टेबल, मैंने बताया था 150 जो है नाइट्स उसके ऊपर बैठ सकते थे, जब हमने बात की थी सारा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो हमें जो मोटे मोटे तौर पे क्या याद रखना है, मैंने वाज पब्लिश्ड 1485, रिटन इन अलिटरेटिव मैनर, रिटन बाय क्या नाम है इनका, थॉमस मैलरी। ठीक है, आर्थर का स्टोरी है विक्ट्री ओवर दीज नाइट्स। तो ये हमने बेसिकली याद रखना है। और इसमें दो तीन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ट्रिस्टैन एंड इसोट, ये और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मर्लिन इज आल्सो देयर, ये और कैरेक्टर है। कई बार कैरेक्टर से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी चीजें याद रखना। ये थे हमारे थॉमस मैलरी। अब थॉमस मैलरी के बाद अब हम जा रहे हैं रेनेसां की तरफ।
रेनेसां फर्स्ट अकर्ड इन इटली, फर्स्ट इटली जहां पर पेट्रार्क थे, और इटली में ये कब है 14th सेंचुरी, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रांस एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड में पहुंचने के लिए इनको वेट करना पड़ता है इन 16th सेंचुरी। रेनेसां इटली, ठीक है। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, fall of Constantinople to Turks in 1453. That was the major event. At that time, this place, Constantinople, used to be the hub of the scholars. And after the fall of Constantinople, all these scholars, they left that place. ठीक है, और अपने साथ वो क्या क्या चीजें लेके गए, all the scholastic books that were available over there, और वो लोग वहां से जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रेनेसां इज। रेनेसां, द लिटरल मीनिंग ऑफ रेनेसां इज रिवाइवल, रीबर्थ। अब किस चीज की रिवाइवल और रीबर्थ की बात हो रही है कि एट दैट टाइम द ओल्ड वेज ऑफ लाइफ, old ways of art, old ways of culture, language, in each and every field, theory means at that time they were revived by various and different authors, poets, और इसका जो अप्रोच है that is anthropocentric. Before that church was in the center and after Renaissance man was in the center. जितने भी लोग हुए, चाहे वो पेट्रार्क हो, चाहे वो मोंटेन हो, स्पेंसर हो, शेक्सपियर हो, सबका अपना एक फील्ड रहा है, ठीक है। एंड दिस टाइम जो इलॉजिकल थिंग्स थी, एट दैट टाइम साइंटिफिक अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच वाज एम्फसाइज्ड। इससे पहले सारी की सारी चीज किस पे चलती थी, चर्च पे चलती थी, बट एट दैट टाइम यू नो कोपरनिकस वाज देयर। थर्ड बीसी में जो ग्रीक स्कॉलर हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट किया था कि सन इज स्टेशनरी, earth revolves around the sun, and that very concept was revived by Copernicus, ठीक है। उसके बाद गैलीलियो was there, again a scientist, पेट्रार्क सोनेट का जिसने ओरिजिनेट किया, a new concept was there, बैकन, फ्रांसिस बैकन, थोड़ा सा लेट की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो फिलिप सिडनी was there, स्पेंसर was there, विलियम शेक्सपियर was there, all of them they were the advocates of Renaissance। अब रेनेसां में क्या क्या चीजें देखिए, प्लेटो को रिवाइव किया है, द आइडियाज ऑफ प्लेटो, सेकेंडली ह्यूमनिज्म, एंड मार्टिन लूथर का नाम हम जो है हमने वहां पर लेना है, जिनको जो रिफॉर्म करते हैं, मार्टिन लूथर रिफॉर्मिस्ट ही बोलते, रिफॉर्मर ही बोलते, और इरास्मस जो है ही वाज अ प्रीस्ट, और इनके बीच जो है मार्टिन लूथर से वो एग्री नहीं करते थे, इरास्मस मार्टिन लूथर से एग्री नहीं करते। देखिए रेनेसां के ऊपर यदि हम बोले तो यू नो anyone can deliver a lecture on Renaissance if that person knows about Renaissance for 1 hour 2 hours, but we cannot take as much time if we are preparing for UGC NET, because we are here studying the literature from examination point of view। हाँ, जब कोई क्लास की बात हो, सेमिनार की बात हो, वर्कशॉप की बात हो, तब रेनेसां के ऊपर बहुत बोला जा सकता है। मोटे मोटे तौर पर हमने ध्यान क्या रखना है, अभी जो है जो चर्च जो सेंटर में था, अब मैन सेंटर में आया है, इलॉजिकल चीजों के लिए जगह नहीं है, रिफॉर्म्स हो रही हैं, रिलीजन में रिफॉर्म्स हो रही हैं, साइंटिफिक अप्रोच जो आगे आ रही है, वो सारी चीजें होती हैं, जिसमें मार्टिन लूथर, इरास्मस के लोगों के नाम वहां पर हैं। देखिए साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दोज हु वर देयर ड्यूरिंग द रेनेसां, समवन वाज यू नो हैविंग the ideas related to theory, classical approach, culture, लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक ही इंसान में that's not possible, और उसके लिए जो बेस्ट इंसान माना गया है जिसमें काफी सारी चीजें थी, that was ये कौन है, the founder originator of essay, एक नई टर्म लेके आए, that is essay, मोंटेन।
ये इंसान ही वॉज अ ट्रू एडवोकेट ऑफ रेनेसांस। और इंग्लिश में ऐसे वो क्रेडिट किसको जाता है? फ्रांसिस बैकन। तो ये रेनेसांस, तो रेनेसांस को हम जो है मोटा मोटे तौर पे थोड़ा सा ही देखेंगे। तो ये रेनेसांस का आपका, और अभी जो है कुछ डिस्कवरी साइंस में होती है, चाहे वो कोपरनिकस का रहा हो, गैलीलियो की बात रही हो, आगे चलकर जिसमें क्या नाम उनका है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखते हैं 19th सेंचुरी में जाकर, वहां तक हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, हेनरी VIII जो है 1509 में ही केम टू थ्रोन। और जैसे ही हेनरी VIII थ्रोन पे आते हैं तो जो कोर्ट है अब वो फैशन का हब हो गया है, फैशन एंड कल्चर। इट बिकेम द हब ऑफ फैशन एंड कल्चर। ये इंग्लिश थ्रोन की अभी बात हो रही है 1509 में। इसके साथ एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एट दैट टाइम वी शुड कीप इन व्यू, दैट इज डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मada। डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मada dated 1588। This fact also we should have in mind। इस टाइम का जो है ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने ध्यान रखना है, इस पे भी थोड़ा सा गौर करनी है। अब उसके बाद क्या है कि एक नाम आता है, and the name is George Guggenheim। He was a critic, Elizabethan critic। In his book Art of English, published in 1589, he mentioned in the latter part of Henry VIII। Henry VIII जो 1509 में थ्रोन पे आते हैं, उनकी रीजन का एम्पायर का जो लास्ट फेज है उसमें सम न्यू पॉइंट्स अपीयर, पोइट्स अपीयर। कौन कहता है? ये कहता है। किसको मेंशन वो कर रहा है? he was mentioning two poets, Watt and Surrey, आर्लोफ सरी एंड थॉमस वेट। अब इनसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि ये कौन थे? हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट एंड ब्लैक वर्स इन इंग्लिश। तो इससे पहले हम थोड़ा सा सोनेट की बात करेंगे। सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। ओरिजिनेशन इटली। पेट्रार्क, पेट्रार्क ने लियोरा को, बिलविड शुगर, लियोरा को जो है पोएम्स अपनी लिखी। और उनका जो लिखने का जो तरीका था, टू पार्ट्स, फोर, आप ये मान के चलिए, एंड टू ट्रेसेट, मतलब 4 + 4, 2 quatrains, 8 line, and tracet means a stanza consisting 3 lines, 2 tracets, 3 + 3 is equal to 6, total 14। That was the style of Petrarchan sonnet। इस चीज का हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो है हमारे विक्टर सरे के ऊपर। अब देखिए इसमें और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेट इन इंग्लिश। सोनेट, इंग्लिश सोनेट आप लिखिए, वेट, ब्लैक वर्स, आर्लोफ सर। अब इन दोनों की जो सोनेट्स हैं दे अपीयर इन टोटल्स
मिससेलेनी इन 1557। अब ये टोटल कौन थे? ही वाज अ पब्लिशर हु पब्लिश्ड both of these poets sonnets in 1557 and by 1557 both the poets had died। दोनों के डेथ के बाद ये जो है अपीयर हो गया। एंड इन इट शरे कंट्रीब्यूटेड 36 poems और इसके बाद 4 more poems added by Share। शुरू में 36 सॉरी poems not poems and 4 later। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है। इनके साथ ही इंग्लिश सोनेट स्टार्ट होती है, इस टाइम का इंग्लिश पोएट्री स्टार्ट होता है। और जो है हमने ध्यान रखना है, जो सरे हैं, आर्ल ऑफ सरे हैं, इन्होंने वर्जिल्स एनेट खासकर सेकंड एंड फोर्थ बुक को ट्रांसलेट किया। एंड इन दैट ट्रांसलेशन ही यूज्ड ब्लैंक वर्स। He used blank verse। सरे ने ब्लैंक वर्स कहां पे यूज किया? जो एनेड है, वर्जिल का वाक है, उसका सेकंड और फोर्थ बुक के ट्रांसलेशन में इसको जो वो यूज करते हैं। अब इसके बाद एक और नाम है जिसको मेंशन कर सकते हैं उस टाइम पे, दैट इज थॉमस चर्चयार्ड। थॉमस चर्चयार्ड एक और नाम है जिसको हम मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें जो है इसका जो वाक है दैट इज चर्चयार्ड चिप्स, that is written by Thomas Churchyard, and it is workmanship, a mirror for magistrates। ठीक, तो ये सारा बीच का था जो हमने मेंशन किया, जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट आ रहे हैं जो इंग्लिश के चौसर के बाद जो बड़ा नाम है, दैट इज एडमंड स्पेंसर। दैट इज एडमंड स्पेंसर। There were two Spencers। एडमंड स्पेंसर ये हमारे पोइट हैं, और दूसरे जो स्पेंसर उनका स्पेलिंग रहता है स्पेंसर, जो कि एक साइंटिस्ट है, साइंस से रिलेटेड है, तो हमें ध्यान रखना इसमें एस आ रहा, दैट इज एडमंड स्पेंसर अ पोइट। अब एडमंड स्पेंसर का जो है लाइफ 1552 1590। स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं शुरू में जो हमने देख लेनी चाहिए। इनका जो एजुकेशन रहा वो स्कूलिंग, उसके बाद कैम्ब्रिज वगैरह गए। वो जो मेन एंट्री होती है इनकी, वो होती है इनका जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, द शेफर्ड्स कैलेंडर। द शेफर्ड्स कैलेंडर एंड इट्स अ पेस्टरल एग्लोब शेफर्ड्स। अब जो शेफर्ड्स कैलेंडर है, ये फर्स्ट वर्क written by Edmund Spencer and it published in 1579। अब जब इग्लोब की हम बात करेंगे तो साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इग्लोब है वो ग्रीक लिटरेचर में पहले लिखा गया, उसके बाद जो इंग्लिश में है वो एडमंड स्पेंसर को फर्स्ट इग्लोब लिखने का क्रेडिट जाता है। एंड इट वाज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी, a great poet, sonneteer, he was the contemporary of क्या बोलते हैं इसको, स्पेंसर। ये डेडिकेट किसको होता है? डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वर्क जो है किसको
डेडिकेट है, ये आपने ध्यान रखना है। और मैं बता रहा था कि इसका जो ओरिजिनेशन रहा है दैट इज 3rd BC ग्रीक लिटरेचर में थियोक्राइटस 3rd BC शुरू में जो इक्लोग्स लिखे गए वो ग्रीक लिटरेचर में लिखे गए हैं। उसके बाद इंग्लिश में जो फर्स्ट इक्लोग लिखा गया दैट वाज बाय एडमंड स्पेंसर and the name of the work is Sappho's Calendar published in 1579। अब इसकी जो खासियत क्या है, जो एक बार क्वेश्चन नेट में आया था, इट opens with a commentary by E.K. एडवर्ड कार्प, ऐसा माना जाता है कि ये E.K. रहा होगा कोई एडवर्ड कार्प इनकी कमेंट्री के साथ। और जो इक्लोग्स हैं all of them named after the months जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से वो मंथ्स के ऊपर नेम है और हर मंथ में एक जो नाइट है उसके एडवेंचर्स ये रहते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब इसमें जो है क्या यूज हुआ है, 6 लाइन स्टैंजा जो जनवरी वाला है उसमें 6 लाइन स्टैंजा इसमें उन्होंने यूज किया है और नेम्ड आफ्टर मंथ्स। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मंथ्स कितने हैं 12, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इक्लोग्स आर 30। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। नेम ऑफ द मंथ्स 12 है लेकिन इक्लोग्स कितने हैं 30 हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो इक्लोग्स है जिनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ओवरऑल हीरो जो है वो कोलिन क्लाउड रहता है। तो अब कोलिन क्लाउड जो है कौन है, स्पेंसर हिमसेल्फ इज द कोलिन क्लाउड। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोलिन क्लाउड, ये आप नोट करें, ये स्पेंसर ही है, ठीक है ना, ओवरऑल हीरो ऑफ दिस बुक स्पेंसर ही है खुद, ये चीज याद रखनी है। और इसमें जो है उनका अनरिक्विजिट लव फॉर रोजालिंड, जो हीरोइन है दैट इज रोजालिंड। ये तो इसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपका। जो फैब है उसमें ओक और ब्रायर का स्टोरी रहता है। जो फैब वाला है जनवरी वाले की मैंने बात की है। अप्रैल में टेनेट और होबिनल, टेनेट एंड होबिनल नाम मैं रिपीट कर रहा हूं। नवंबर इट इज अ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ डिडो, लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ डिडो, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो है इनकी कुछ फ्रेंड्स की बात करें तो गैब्रियल हार्वे और यंग, ये इनके जो है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स थे। और इनका जो स्कूलिंग है मर्चेंट टेलर से हुआ, बाद में कैम्ब्रिज गए थे, वो मैं चीजें जो है शुरू में भी बता चुका हूं। अब इसके बाद जो है कुछ और इनकी शॉर्ट पोएम्स हैं जिसमें द टीयर ऑफ म्यूजिक वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। कोलिन क्लाउड कम होम, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, कोलिन क्लाउड कम होम अगेन। लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट चीज इनकी देखनी है, जहां से क्वेश्चन आता है वो दो ही जगह से क्वेश्चन आता है, एक तो एरिक वेन से आता है और दूसरा आता है अमरेटी। अभी सोनेट का बात हुआ था, देखिए जो सोनेट सीक्वेंस है, फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस, सोनेट सीक्वेंस, जो फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस है दैट वाज रिटन बाय फिलिप सिडनी। और जो इनका सोनेट एस्ट्रोफेट स्टेला दैट वाज पब्लिश्ड इन 1591। अब यहां पर जो स्पेंसर का है, क्या स्पेंसर का है दैट इज अमरट, ये सोनेट सीक्वेंस। एक तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा यहां से है। एक क्वेश्चन उनका ये पूछ लिया जाता है सैफर्ड्स कैलेंडर फर्स्ट पेस्टोरल इक्लोग इट वाज, ये आ जाता है। फर्स्ट पोएम किसका था, ये आ जाता है। अब अमरिटी में क्या है, टोटल 89 जो है सोनेट्स आते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स इन अमरिटी आर 89, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो है लव सोनेट्स हैं, ये तो उस टाइम का था ही ट्रेडिशन, और पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है, पेट्रार्कन स्टाइल used by
स्पेंसर इन अमेरिटी। टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स 89 जो सोनेट्स रही हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। इनके बाद जो है कुछ और सोनेट सीक्वेंस की यदि साथ में मैं बात करूं, फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस वाज रिटन बाय फिलिप सिडनी। फिर उसके बाद आपका स्पेंसर है, जो है डालिया है, और उसमें ड्राइटन का नाम आता है, माइकल ड्राइटन का नाम आता है। और उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं विलियम शेक्सपियर के बाद। ये कुछ अच्छे सोनेटियर रहे हैं उस टाइम के। तो अब इसके बाद जो इनका क्वेश्चन ये बहुत बार आया है, दैट इज एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन क्या है? इट्स अ वेडिंग सॉन्ग। दिस सॉन्ग sung by the chorus। और वो कहां पर गाया जाता है? जो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम है उनके चैम्बर के आगे ये सॉन्ग गाया जाता है। अब जो ये एपिथैलेमियन रिटन बाय स्पेंसर, इट वाज रिटन ऑन द ईव ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ हिज ओन वेडिंग। उनकी अपनी शादी पे। यही बहुत बार बात जो अभी पूछा गया है, स्पेंसर्स ओन वेडिंग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत बार पूछा। एक तो यही है कि एपिथैलेमियन होता क्या है, दूसरा ये किसकी वेडिंग पे होगा। ये शेक्सपियर क्या नाम था, सॉरी, स्पेंसर ने अपनी खुद जो अपनी मैरिज के लिए, अपनी वेडिंग के लिए ये सॉन्ग लिखा। तो इट्स एपिथैलेमियन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये अपने खुद की जो है। और ये किसके लिए? एलिजाबेथ बॉयल। ये एलिजाबेथ बॉयल कौन है? स्पेंसर्स वाइफ। इनको डेडिकेट करते हैं। तो दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी हमने याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड का दैट इज प्रोथैल्मियन। क्या लिखा? प्रोथैल्मियन। एपिथैल्मियन, प्रोथैल्मियन। अब ये प्रोथैल्मियन जो है ये किसी और के लिए लिखा है, यानी कि जो नाइट ऑफ की टू डॉक्टर्स का मैरिज होता है, वेडिंग होता है, उनके लिए लिखा है। दोनों की जो है उसके लिए, एक आर्ल है, उनकी टू डॉटर्स का मैरिज होता है, उनके लिए जो पोएम लिखा दैट इज नोन एज प्रोथैल्मियन। एपिथैल्मियन फॉर हिज ओन मैरिज। ये मैरिज सॉन्ग होते हैं, वेडिंग सॉन्ग होते हैं। अब जो है हम जा रहे हैं फेरी क्वीन की तरफ। फेरी क्वीन इज द मास्टरपीस ऑफ स्पेंसर। एपिक, इनकम्प्लीट, इट इज, प्लान था वो 12 का था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 6 है, 6 बुक्स। तो इट इज इनकम्प्लीट वर्क। एलिगोरिकल, इट इज, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फेरी क्वीन क्या है, इट इज एन एलिगोरी। तो टोटल 6 बुक्स आर देयर, और ये भी 2 बार में पब्लिश होती है। 3 बुक्स एक टाइम पे, और जो है 3 बुक्स वो दूसरे टाइम पे पब्लिश होती हैं। पहला जो है वो 1590 में पब्लिश होती है, और दूसरा 1596। जो फर्स्ट 3 बुक्स का सेट है 1590, और जो 4 to 6 बुक का सेट है 1596। 2 बार में पब्लिश होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट है, एपिक है, एलिगोरिकल वर्क है। अब देखने वाली बात ये है कि जो इन्फ्लुएंस है ये इनडायरेक्टली टू एरिस्टोटल, ओरलैंडो फ्यूरिसो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एरिस्टोटल, ओरलैंडो फ्यूरिसो। जैसे जब हमने चौसर की बात की थी, तो हमने बोकासियो की बात की थी, हमने दांते की बात की थी कैंटरबरी टेल्स के लिए, या हाउस ऑफ फेम रहा हो, लेजेंड ऑफ गुड विमेन रहा हो, या बुक ऑफ डचेस रहा हो, या ट्रोलेस एंड क्रेसिड रहा हो। तो हमने क्या बात की थी? समटाइम वी टॉक अबाउट बोकासियो, समटाइम वी टॉक अबाउट दांते पैराडिसो, या उनका डिवाइना कॉमेडिया रहा था। ठीक इसी तरीके से फेरी क्वीन इज इंडेटेड टू
ओरलैंडो फ्यूरिसो, और ये किसका वर्क है, दैट इज अरिस्टो। इनको ये चाहता है क्रेडिट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम्स वी फाइंड सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, तो इसलिए ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। देखिए आजकल नेट में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं कि खोज वाक फेरी वेरिंग्स, इस तरीके से नहीं आते हैं, खोज वाक हैमलेट, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं, तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द वर्क, we are to understand the major characters, incidents, character to character relationship, publishing year, all these things we are to keep in view if we want to handle the question for UGC or NTA NET। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैचिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। और साथ में आप अपने नोट्स या इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर सकते हो। तो फेरी क्वीन जो है डेडिकेटेड जो है ये मीन डेडिकेटेड टू एरिस्टो। अब इसमें क्वेश्चन दूसरा आता है ओवरऑल हीरो का, जैसे शेफर्ड्स कैलेंडर में कोलिन क्लाउड की बात की, तो यहाँ पर रेड क्रॉस नाइट है, यहाँ पर कौन है, रेड क्रॉस नाइट। रेड क्रॉस नाइट, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो क्या रहेगी, इसमें बुक 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो बुक्स हैं, जो फर्स्ट बुक है दैट इज रेड क्रॉस नाइट, सेकंड बुक इज टेम्परेंस, और इसमें रहेंगे टेम्परेंस रिप्रेजेंटेड बाय जो है गयोन, उनका जो आपने नाम याद रखना है। और जो थर्ड बुक है दैट इज फ्रेंडशिप, और जो फ्रेंडशिप वाला आपका कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। और जो फोर्थ बुक है दैट इज जस्टिस, सॉरी फोर्थ बुक फ्रेंडशिप का है, फोर्थ आपका फ्रेंडशिप का है। और आपका जो फिफ्थ जस्टिस, और जस्टिस के बाद आपका है कर्टसी। तो ये सारी चीजें यहां से आपने याद रखनी है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और जो जस्टिटिव वाला है ब्रिटोमाट, ठीक है ना, और उसके बाद आपका है आर्टिकल, ये भी याद रखने हैं, रेड क्रॉस एओन ब्रिटोमाट आर्टिकल, ये भी आपने याद रखने हैं। यहां से भी क्वेश्चन जो है फेरी क्वीन से कभी कभी पूछा जाता है। तो इसके और जो है अलावा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके रहेंगे, रेड क्रॉस नाइट है, जो है गयोन है, ऊना है, शुरू वाला जो है उसमें रेड क्रॉस नाइट और ऊना जो उनका लव अफेयर है, और उसमें जो है एरो जो विलन का एंट्री होता है उसका कैरेक्टर रहता है। काफी सारे इसमें कैरेक्टर जो है और भी हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो ये हमने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे फेरी क्वीन बाय क्या नाम है, एडमंड स्पेंसर। तो हम एडमंड स्पेंसर तक आ गए हैं। एडमंड स्पेंसर के बाद हम जो है फिलिप सिडनी पढ़ेंगे, और फिलिप सिडनी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को आप अच्छे से सुने, देखें, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें।